हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। आई होप जो पिछला वीडियो था आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो इंडियन इकोनॉमी है अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहलाई, कैसे कहलाई, या इंडियन इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड फॉर्म में है तो उसका क्या रीज़न है, या जो इंडियन इकोनॉमी है वो ख़राब स्थिति में थी तो उसका क्या रीज़न है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि वो चीज़ होती क्या है। कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो देखो, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ख़राब होने की रीज़न क्या थे, या ये बोलूं कि जो इंडियन इकोनॉमी थी, ठीक है, वो अनडेवलप्ड फॉर्म में थी या ख़राब हालत में थी तो उसका रीज़न क्या है, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला है आपकी लो पर कैपिटा इनकम। अब देखो, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ। इफ़ नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। मतलब जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, लो है, काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी फॉर्म में है, अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर। हम लोग बात करें 2015 के अंदर, तो 2015 की जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 1590 अमेरिकन डॉलर। वापिस से सुन लेना, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो थी आपकी 1590 अमेरिकन डॉलर। और इंडिया कौन से नंबर पे था, 170वें नंबर पे था। 170वें नंबर पे इंडिया था। वहीं अगर हम लोग बात करें 2019 के डेटा बताऊं तो 2019 के डेटा है उसमें यह है कि जो भारत है वो 139वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम के मामले में। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अभी की है शायद 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 की जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो है लगभग 2339 और लगभग 139वें नंबर पे इंडिया है। कोई भी ऐसा नेशन जिसकी पर कैपिटा इनकम अगर लो है तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी। अगर वहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं होगी तो वो आपकी कहलाएगी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, 2019 में करंट डिटेल बता रहा हूँ कि 2019 में जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो है आपकी 2339 अमेरिकन डॉलर और इंडिया कौन से नंबर पे है, 139। और वहीं अमेरिका की बात करें तो जो आपका अमेरिका है, अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग है आपकी 65,000 के आसपास, 65,000 अमेरिकन डॉलर, और इंडिया की है 2339 अमेरिकन डॉलर। कितना डिफरेंस है आप लोगों को सिर्फ आंकड़े बताने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ 65,000 डॉलर है और कहाँ 2339 डॉलर है, कहाँ हम लोग कितने कम है पर कैपिटा इनकम के मामले में। तो लो पर कैपिटा इनकम अगर किसी नेशन की होती है तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है, आपकी अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। देखो, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उसके दो इंडिकेटर होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी किसी नेशन की अच्छी नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कमज़ोर है। और अगर कोई चीज़ कमज़ोर होगी तो वो कौन सी इकोनॉमी के अंदर आएगी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। अगर इन्हीं चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाता है जो हम लोगों ने यहाँ लिख रखी है तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डेवलप्ड की तरफ चले जाएंगे या डेवलपिंग की तरफ चले जाएंगे। तो देखो, इंडिया की जो एजुकेशन है, एजुकेशन की अगर बात करें तो 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार 74.04% लिटरेसी रेट है ये इंडिया की। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 1/4 पार्ट जो है वो अभी भी आपका इलिटरेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम लोग हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो देखो, हेल्थ के हिसाब से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वो है 68 ईयर्स 2014 के अनुसार। अब ये आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
या जिसको बोला जाता है जीवन प्रत्याशा दर। अब ये होती क्या है वो समझना। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय ही बता दिया जाता है कि वो एवरेजन कितने साल जिएगा, वो एवरेजन कितने साल जिएगा, किसके हिसाब से बताया जाता है? करंट जो सिचुएशन होती है, करंट सिचुएशन के हिसाब से बता दिया जाता है कि वो एवरेजन इतने साल जिएगा। तो 68 साल है वो, तो सीधी सी बात है यार, एक चीज़ बताओ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना कमज़ोर है कि एक एवरेजन बंदा कितने साल जी रहा है? 68 साल। तो ये भी हमारा क्या है? कमज़ोर है। तो हम लोग कहाँ गए? अनडेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ। मीनिंग क्लियर हो गया। अब है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देखो हमारे यहाँ लगभग अभी भी देखो 2011-12 की डिटेल के हिसाब से 21.92 यानी 22% लोग गरीब है। और जिस देश में 22% लोग गरीब है तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी? अनडेवलप्ड इकोनॉमी। क्लियर हुआ यहाँ तक तीनों पॉइंटों का मीनिंग। अब आता है आपका एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखो सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ डिपेंडेंस है? एग्रीकल्चर के ऊपर। और जहाँ मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि अगर कोई नेशन सबसे ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे निर्भर करता है तो वो क्या होगा? अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, तब 72% पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंस थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। और अभी भी अगर हम लोग 8% की बात करें तो लगभग 49% जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंस है? एग्रीकल्चर के हिसाब से। ये लगभग जो डेटा है अवेलेबल वो 2011 से लेके 2015 के बीच आपके पास अवेलेबल है। 8% का मतलब ये नहीं कि 2020 में, नहीं, ये लगभग 2011 से लेके 2015 तक के डेटा अवेलेबल है आपको। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कितने डिपेंडेंस है? 49। मतलब एग्रीकल्चर और जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ है जैसे डेयरी फार्म वगैरह हो गया, मुर्गी फार्म वगैरह हो गया, या मछली पालन वगैरह हो गया। ठीक है कि अगर आपकी नेशनल इनकम का हिस्सा, सबसे ज़्यादा हिस्सा 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। देखो समझना इस चीज़ को, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, या जिसको थर्सरी सेक्टर बोला जाता है। अब समझना, जिस देश की नेशनल इनकम का सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर, अगर आपका सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम का हिस्सा एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ से आ रहा है तो आपका नेशन क्या होगा? अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी या अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर होगा। अगर आपका वही हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर की तरफ से आ जाए तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? डेवलपिंग की तरफ चले जाएंगे। अगर जो हमारी नेशनल इनकम का सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर आपका सर्विस सेक्टर से आने लग जाता है या थर्सरी सेक्टर से आने लग जाता है तो वो देश उतना ही डेवलप्ड सिचुएशन के अंदर या डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ चला जाएगा। समझ में आया इतना कि अगर आपका सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से नेशनल इनकम का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आए? सर्विस सेक्टर, मतलब बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह या सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, उससे आए तो वो आपकी कौन सी इकोनॉमी होगी? डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। इतना समझ में आया? तो यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ डिपेंडेंस हम लोग? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से आएगी तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या नेशनल इनकम कम होगी, और अगर नेशनल इनकम कम होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। अगर ये कम हुआ तो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, वो भी आपकी क्या होगी? अराइज होगी। अगर अभी की टाइम बात करूं तो अभी के टाइम हमारा जो ये सेक्टर है ये काफ़ी चेंज हो गया है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग फॉर्म में है, कैसे, क्या रीज़न है। इतना समझ में आया? तो हमारे 4 पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेंसुअस फैक्टर। अब ये क्या होता है समझना। सेंसुअस का मीन्स होता है पॉपुलेशन, या साइंटिफिक तरीके से क्या करना? कैलकुलेशन करना कि कितनी आबादी एक एरिया के अंदर रह रही है, वो हमारा क्या है? सेंसुअस फैक्टर। अब देखो सेंसुअस फैक्टर में क्या है? आपकी जो बर्थ रेट है, जो मदर डेथ रेट है और जो चाइल्ड डेथ रेट है, वो क्या है? तीनों ही इंडिया के अंदर क्या है? ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो सेंसस फैक्टर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न है। फिर आपकी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो
जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर होंगी। तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो 2 टाइप की सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसको एक को बोलते हैं हम लोग हिडन, या जिसको दूसरा एक और नाम है डिस्गाइज्ड, और दूसरी है आपकी स्ट्रक्चरल। तो देखो ये दोनों होती क्या है समझना। हिडन कौन सी होती है वो समझना। हिडन का मीन्स होता है जहाँ एक पर्सन होता है वो सीम्स टू बी बिजी, मतलब अपन को लगता है कि वो बिजी है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो या उसका प्रोडक्शन है वो जीरो होता है या नेगेटिव होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपकी स्ट्रक्चरल का मीन्स होता है कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। कैसे चेंज हो जाना, कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे पहले क्या चलते थे, स्कूटर चलते थे। फिर क्या हुआ, उनकी जगह किसने ले ली, स्कूटी ने या कार ने ले ली, उन्होंने जगह ले ली। तो जो स्कूटर के मैकेनिक थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। हिडन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई खेत है, उस खेत के अंदर 4 आदमी काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि उनका कोई बेटा है या कोई और है, वो भी उसके अंदर काम करने लग गया, जबकि अगर वो कहीं बाहर कमाता तो वो अर्निंग कर सकता था, लेकिन वो वहीं लग गया। तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या मानी जाएगी, जीरो। क्यों, वो बाहर जाके भी पैसा कमा सकता था, लेकिन वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर को क्या लगेगा कि वो खेत के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्निक्स है वो इंडिया के अंदर काफ़ी पुरानी है। अभी तक हम लोग कीपैड मोबाइल के अंदर जी रहे हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है कि मोबाइल जब तक वो स्टार वो बटन नहीं टूट जाते ना, तब तक अपन मोबाइल को चलाते रहते हैं। बाहर विदेशों में क्या होता है कि जैसे ही नया फीचर लॉन्च होता है, वो लोग क्या करते हैं, पुराने मोबाइल को तो फेंक देते हो, नया मोबाइल परचेज कर लेते। और इंडिया में वही पुराना चल रहा है, उसी को जब तक एक एक बटन नहीं टूट जाता उसका काम में लेते रहते हैं। तो ये कहलाती है आपकी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, मतलब पुरानी है हमारे पास टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स नहीं है। तो ये रीज़न थे जिनकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन से फॉर्म में है, अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर है। या कुछ और फैक्टर, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी लो है। हम लोगों ने HDI पढ़ा था, पिछला वीडियो जाके देख ले, वहाँ समझ में आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। उसके अंदर इंडिया 2015 के हिसाब से 130वें नंबर पे है। फिर एक्सटेंसिव इनइक्वलिटीज़, हमारे यहाँ इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, तो ये इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी जो इकोनॉमी है वो कौन सी फॉर्म में है, अनडेवलप्ड फॉर्म में। फिर है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये वीक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है उसको समझना कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है, जो किसी काम को या प्रोडक्शन को और बढ़ाती है। या ये बोल दूं कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान लो आप लोगों को एक फैक्ट्री लगानी है, तो आप फैक्ट्री लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें, जो फैसिलिटी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक फैसिलिटी, सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, तो ये सब चीज़ें पहले देखते हो, नहीं देखते, वहीं फैक्ट्री वगैरह लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कोई चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड फॉर्म में है, तो उसके रीज़न क्या है, वो ये सारे पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।